अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। चैप्टर नंबर 14 का थ्योरम नंबर 3 है और लेक्चर नंबर है 23rd। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के किसी इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर डिवाइड द साइड ऑपोजिट टू इट, अपनी ऑपोजिट साइड को डिवाइड करता है इन द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल, उस एंगल को बनाने वाली साइड्स की रेशो के बराबर। अब यहाँ पर आपके पास है ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इंटरनल बाइसेक्टर, क्योंकि एंगल ए पर इस वक्त बाहर अगर देखें तो एंगल ए पर यहाँ पे भी एंगल बन सकता है। अगर इसको एक्सटेंड करूँ और अगर इसको एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पे भी एक्सटीरियर एंगल बन सकता है। तो ये इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ए डी कॉमा मीटिंग बी सी लाइन को जाके इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट डी पर जाकर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हमने प्रूव क्या करना है कि ये साइड बी सी को उसी रेशो में डिवाइड करेगा या इंटरसेक्ट करेगा जिस रेशो में एंगल बनाने वाली आर्म्स यानी ए सी और ए बी हैं। यानी प्रूफ हमने करना है मेजरमेंट सी डी, ये पोर्शन है, रेशो मेजरमेंट डी बी, दिस वन इज इक्वल टू मेजरमेंट ए सी या सी ए, मेजरमेंट सी ए रेशो मेजरमेंट ए बी। आप देखें कि मैं साइड बाय साइड बढ़ती जा रही हूँ, सी टू डी, डी रेशो सी डी रेशो डी बी, वहीं से फिर स्टार्ट लिया सी ए रेशो ए बी। सी ए और ए बी एंगल ए को बनाने वाली दोनों आर्म्स हैं। प्रूफ हमने ये करना है। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि ए डी के पैरेलल एक साइड लेंगे सी एफ। आप स्केल के ज़रिए स्केल को इस ए डी के साथ ऐसे रखिएगा और इसके बाद इसको पैरेलल इसके ये ले लेंगे सी एफ या सी ई। इस तरह से लेना है कि ये बी ए को अगर हम प्रोड्यूस करें तो जाके पॉइंट ई से जा मिलेगा। तो लिखेंगे ड्रा सी ई, ड्रा सी ई पैरेलल टू ए डी such that या to meet ए बी प्रोड्यूस्ड, यानी ए बी को बढ़ाया गया एट पॉइंट ई। अब यहाँ पर आपके पास कुछ एंगल्स बने, 1 और 2 एंगल बाइसेक्टर की वजह से 2 एंगल तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद थे, तो न्यू ट्रायंगल के अंदर भी 2 एंगल्स बन गए। इनकी नंबरिंग कर देते हैं, एंगल्स को नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 और 4। नेम द एंगल्स as angle 1 2 3 and 4। अब आते हैं इसके प्रूफ की तरफ। प्रूफ के लिए देखें कि ए डी के पैरेलल हमने सी ई कंस्ट्रक्ट किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ में
CE is parallel to AD. It is कंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किया है, हमने CAD को CE के पैरेलल ड्रॉ किया है। अब अगर आप पैरेलल लाइंस की ये जो एरो दो लगाए गए हैं, ये इसीलिए लगाए गए हैं ताकि आपको ये पता चले कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। अगेन हम 8th क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि दो पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करते हैं या एक लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो इस तरह बनने वाले आपके एंगल जो होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। CE is parallel to AD construction and EB intersects them at points A, E and A, ठीक। अब इस लिहाज से एंगल 1 मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3। एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3, रिजल्ट नंबर 1। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइंस में हम ये पढ़ चुके हैं 8th ग्रेड में कि अगर पैरेलल लाइंस हों तो एक ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करे तो एक ही साइड पे बनने वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसी तरीके से अगेन आप देखें तो CE पैरेलल AD, CE इज पैरेलल टू AD, वही दो लाइनें पैरेलल के लिए, लेकिन इस बार हम ट्रांसवर्सल के तौर पर देखते हैं कि अगर ये AD है और ये CE है तो अब अगर हम और देखें तो एक ट्रांसवर्सल ACB है, यानी ये भी ACB ट्रांसवर्सल है जो कि CE और AD को C और A पर इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड AC इज देयर ट्रांसवर्सल, क्योंकि ऊपर पूरा क्लियर कर चुके हैं कि इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट्स, तो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, इसको जस्ट इसका नेम दे दें देयर ट्रांसवर्सल। इनका ट्रांसवर्सल है, लिहाजा अब आप देखें तो ये अगेन एन की शेप बन गई। तो यहाँ पे एंगल 2 है, CE और AD के दरमियान एंगल 2 और एंगल 4, और ऑल्टरनेट एंगल्स भी पैरेलल लाइंस के में ट्रांसवर्सल के ज़रिए बनने वाले ऑल्टरनेट एंगल्स भी हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये हम जानते हैं। नाउ एंगल 2 is congruent to angle 3. It is result number 2. The reason is alternate angles. जब alternate angles congruent हैं तो हुआ। अब आते हैं 1 और 2 के दरमियान क्या ताल्लुक है। But angle 1 is congruent to angle 2. How can I say that? Angle 1 is congruent to angle 2. Angle 1 और 2 इसलिए congruent हैं क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर था AD अगर एंगल बाइसेक्टर है तो 1 और 2 ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये गिवन, ठीक। ये दो एंगल जो है ये दोनों गिवन है। नंबर हमने बेशक इसको कंस्ट्रक्शन में दिया, लेकिन एंगल हमारे पास पहले से ही दोनों कॉन्ग्रुएंट थे क्योंकि ये एक ही एंगल के दो हिस्से थे, दो इक्वल पार्ट्स थे। या AD बाइसेक्ट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, आप ये भी रीज़न लिख सकते हैं। AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, हम ये रीज़न भी लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 2 कॉन्ग्रुएंट है 3 के, यहाँ पे हम कह रहे हैं 2 कॉन्ग्रुएंट है 4 के, 2 और 4 कॉन्ग्रुएंट है, मैं गलत लिख गई। यहाँ पे कह रहे हैं 2 और 4 कॉन्ग्रुएंट है और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 1 और 3 कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब है मैं 1 की जगह पर 3 को लिख सकती हूँ
और 2 की जगह पर एंगल 4 को ले सकते हो। ठीक, एंगल 2 की जगह एंगल 4, क्योंकि एंगल 2 और 4 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 2 के हिसाब से, और रिजल्ट नंबर 1 के हिसाब से 1 और 3 कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं 1 की जगह 3 भी लिख सकती हूँ। इट इज़ रिजल्ट नंबर 4, बट द रीज़न इज़ फ्रॉम 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं इनसे हमें ये रिजल्ट मिला। अब इन ट्राइंगल ACE में आ जाएं। इन ट्राइंगल ACE, अब इसमें देखें तो एंगल 3 और एंगल 4 को मैंने कॉन्ग्रुएंट कह दिया, तो ये हम प्रूव ये भी कर चुके हैं थ्योरम कि अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। एंगल 4 की ऑपोजिट साइड है AE और एंगल 3 की ऑपोजिट साइड है AC, तो वी कैन से AC, line segment AC is congruent to line segment AE। AC को हम CA भी लिख सकते हैं और AE। It is result number 5 from 4 में हमें पता चला था कि 3 और 4 कॉन्ग्रुएंट हैं, और इसके मुताबिक अब ये पता चला कि दोनों जो हैं, यहाँ पे आप रीज़न ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, या फ्रॉम 4 लिखने, अगर आप नंबरिंग कर रहे हैं तो फ्रॉम 4 लिख सकते हैं। अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो अब हम आते हैं फुल ट्राइंगल की तरफ, जो कि है BCE। इन ट्राइंगल BCE इट इज़ अ कंप्लीट ट्राइंगल। इसमें देखें तो AD इज़ पैरेलल टू CE, इट्स अ कंस्ट्रक्शन। इन ट्राइंगल BCE AD is parallel to CE, it is again construction, it was construction, we have constructed the line CE parallel to AD। अब अगर ये पैरेलल है तो हम एक थ्योरम ये भी प्रूव कर चुके हैं कि अगर कोई साइड, कोई लाइन किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल हो तो वो बाकी दो साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है, यानी मेजरमेंट EA रेशो AB इज इक्वल टू BD रेशो या CD रेशो DB। तो मेजरमेंट CD रेशो मेजरमेंट DB इज इक्वल टू मेजरमेंट EA, एंगल की फॉर्मेशन, BD रेशो DC या CD रेशो DB इज इक्वल टू EA रेशो AB। I should write here measurement of M AB, line parallel to one side of triangle divides the other two sides, the remaining भी कह सकते हैं, the other two sides proportionally। ठीक, और हम ये जानते हैं कि मेजरमेंट EA जो था वो मेजरमेंट AC के इक्वल है या CA के इक्वल है। मेजरमेंट EA और AC इक्वल हैं, ये हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। और मेजरमेंट CD रेशो मेजरमेंट DB इज इक्वल टू मेजरमेंट, अब EA की जगह मैं CA लिख सकती हूँ। मेजरमेंट CA, सॉरी ये थोड़ा सा नीचे कर दूँ क्योंकि रीज़न वहाँ पे है। मेजरमेंट CD रेशो मेजरमेंट DB इज इक्वल टू मेजरमेंट EC की जगह CA रेशो मेजरमेंट AB।
सिंस CA is congruent to AE, it is proved। यहाँ पे proved की बजाय मैं नंबर 5 भी लिख सकती हूँ। तो थ्योरम आपका कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह ताला कल इसी चैप्टर का लास्ट थ्योरम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।